ज़ैनुल आबिदीन हसन, जो आबिद हसन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आज़ाद हिंदुस्तान का सपना देखा और इस सपने को नाम दिया जय हिंद। जय हिंद वो दो शब्द हैं जो हर हिंदुस्तानी का गर्व हैं। इन शब्दों ने देश की सेना और देश के लोगों को एक सूत्र में बांधा। परिणाम, हमारा हिंद आज़ाद हुआ। पर सवाल आज मानसिक आज़ादी का है। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। हाल ही में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी भारत में आज़ादी के दो चेहरे दिखाती है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर खान पर कर्नल सुफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया था। हाल ही में एक निजी चैनल पर वो अपनी ही जताई हुई आपत्ति में वो पंक्तियां बताने में असमर्थ नजर आई, जहां प्रोफेसर खान ने कर्नल सुफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान किया हो। आप मुझे बताओ वो कौन सी लाइन है प्रोफेसर खान ने जो इज इंसल्टिंग टू दीज वुमेन? बताइए मैम। एक व्यक्ति सिर्फ ऊपर और नीचे दो लाइनें आर्मी के लिए लिख के, देश के लिए लिख के, उसके बाद सारा मीनिंग आप बताइए कहाँ नहीं जाता। मैं समझना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना, आप बताइए। मेरी इंग्लिश पुअर हो सकता है मेरा समझने का तरीका ठीक ना हुआ हो। आप मुझे बताइए। वही आपसे मैं आपसे बार-बार एक ही चीज पूछ रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है अलग। आपकी स्मृति में होगा ही कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सुफिया कुरैशी को लेकर भरी सभा में एक भाषण दिया था। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। सीधे सीधे तौर पर कर्नल सुफिया कुरैशी का देश भर के सामने अपमान करने के बावजूद उन्हें आजादी आज भी हासिल है। एक ही मुद्दे पर अभिव्यक्ति की आजादी और आजाद होने के दो चेहरे यहाँ हमें दिखते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में ही कुछ समय पहले कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी पर गुजरात पुलिस ने उनके अपने सोशल मीडिया पर एक कविता डालने पर शिकायत दर्ज की थी। उन पर दर्ज की गई एफआईआर को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग और कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को अधिक सार्थक बनाता है और हमारे गणतंत्र के 75 साल बाद भी हम अपने मूल सिद्धांतों पर इतने अस्थिर नहीं दिख सकते कि सिर्फ एक कविता या किसी भी तरह की कला या मनोरंजन जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के गायन से विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा होने का आरोप लगाया जा सकता है। इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने से सार्वजनिक क्षेत्र में विचारों की सभी वैध अभिव्यक्तियां बाधित होंगी, जो एक स्वतंत्र समाज के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक समाचार पर और गौर करना बनता है। हाल ही में नागपुर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अविभाजित भारत में जन्मे कवि फैज अहमद फैज की रचना हम देखेंगे गाने पर कार्यक्रम आयोजित करने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। फैज अहमद फैज ने ये नज्म जनरल जिया उल हक के दमनकारी शासन के खिलाफ विरोध में लिखी थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में विचारों की अभिव्यक्तियों को स्वतंत्र समाज के लिए जरूरी बताया हो, लेकिन नज्म गाने पर देशद्रोह माना जाना अभी भी अविकसित भारतीय मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने अपने एक निजी चैनल में एक वक्तव्य में ब्रिटिश अमेरिकी लेखक और पत्रकार क्रिस्टोफर हिचिन के एक वाक्य का संदर्भ दिया था। Rahul ji, I was patiently listening to the spokesperson from the Trinamool Congress and obviously your opening statement as well. I'm reminded of a quote by Christopher Hitchens. It's a very relevant quote. The quote is, "Those who are determined to be offended will discover a provocation somewhere." इसका अर्थ है कि जो लोग नाराज होने के लिए दृढ़ हैं, वे कहीं न कहीं उकसावे की तलाश कर ही लेंगे। आज देश के हालातों पर यह वाक्य बिल्कुल सटीक बैठता है। भारतीय जनता पार्टी के 2019 के घोषणा पत्र में पृष्ठ संख्या 34 पर बिंदु 14 कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी अल्पसंख्यकों, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी आदि के सशक्तिकरण और सम्मान के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी स्मृति में हो शायद कि इंडिया हेट लैब ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें यह विदित हुआ कि वर्ष 2023 में
जितने भी नफरती भाषण दिए गए उनमें से 75% उन राज्यों में दिए गए जिनमें भारतीय जनता पार्टी का शासन था। अब प्रश्न यहाँ ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के पैमाने देश में अलग अलग हैं, और ये भी कि क्या सत्ता में बैठे लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का रूप बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि देश के सामने और समस्याएं नहीं हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिन्हें हम अपना बहुमूल्य वोट देकर संसद में हमारी बेहतरी के लिए कार्य करने भेजते हैं, उनसे अपेक्षा भी यही होती है कि वे हमारी बेहतरी के लिए कार्य जरूर करेंगे। परंतु यदि हम उनसे महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि सभी जमीनी समस्याओं पर प्रश्न ना करके केवल धर्म की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये समस्याएं हमें व्यथित करती ही रहेंगी। महंगाई ने आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ा ही रखी हैं। रोजगार की ही बात करें तो भारत ने अपना पहला मासिक श्रम बल और बेरोजगारी का डेटा जारी किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार देश की बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 5.1% थी, जिसमें महिलाओं की दर 5% व पुरुषों के लिए यह दर 5.2% रही। साथ ही द वायर पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 28 मिलियन बेरोजगार शिक्षित युवा अच्छी नौकरियों की तलाश में हैं और लगभग 100 मिलियन शिक्षित युवा, इनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, वे सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं। रोजगार प्राप्ति न होने पर अब युवा उत्साहहीन होने लगे हैं। हिंदी उर्दू के महान कालजयी लेखक प्रेमचंद्र जी का कहना था कि राष्ट्र के सामने जो समस्याएं हैं उनका संबंध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि सभी से है। बेकारी से सभी दुखी हैं, दरिद्रता सभी का गला दबाए हुए है, नित नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, उसका वार सभी संप्रदायों पर समान रूप से होता है। कर्ज की इल्लत में सभी गिरफ्तार हैं। ऐसी कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दुर्व्यवस्था नहीं है जिससे राष्ट्र के सभी अंग पीड़ित ना हो। दरिद्रता, अशिक्षा, बेकारी हिंदू और मुसलमान का विचार नहीं करती। हमारे किसानों के सामने जो बाधाएं हैं उनसे हिंदू और मुसलमान दोनों ही पीड़ित हैं। राष्ट्र का उद्धार इन समस्याओं के हल करने से होगा। इन समस्याओं का हल ढूंढने में सबसे बड़ी मुश्किल ये भी है कि हम आम लोग अपनी बेहतरी के लिए सरकार से सवाल करने के इच्छुक नहीं हैं। हम आम लोगों की हमारे जमीनी मुद्दों पर चुप्पी हमारे भविष्य पर प्रभाव अवश्य डाल सकती है। केदारनाथ सिंह जी अपनी एक कविता में लिखते हैं कि चुप्पियां बढ़ती जा रही हैं उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था। बढ़ती जा रही हैं वे जैसे बढ़ते बाल, जैसे बढ़ते हैं नाखून, और आश्चर्य कि किसी को वह गढ़ती तक नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।